भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला बालक कैसे तय करता है शिक्षक से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफर। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, मैं केसी शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हर एक उस पहलू के बारे में जिन्हें आप, हम और हर एक भारतवासी जानना चाहता है। तो इस बात की हम शुरुआत करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन से। मित्रों, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करें तो मनमोहन सिंह पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक राजनीतिज्ञ के रूप में प्रख्यात हुए। मित्रों, इनका जो जीवन है वो जीवन एक शिक्षक के रूप में, इन्होंने 1957 में एक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया और यहां से भारत के प्रधानमंत्री तक ये पहुंचने वाले व्यक्ति बने। मित्रों, इस बीच में इनका जो पड़ाव रहा वो पड़ाव प्रोफेसर के पश्चात भारत के वित्तीय सलाहकार, उसके पश्चात गवर्नर, उसके पश्चात योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उसके पश्चात वित्त मंत्री और आखिर में भारत के प्रधानमंत्री तक के पद को इन्होंने सुशोभित किया। साथियों, ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, हम बात शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। और इनकी शुरुआत करें मित्रों तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन परिचय इनका हम लोग शुरू करें तो बात आती है 26 सितंबर की। देखिए, ये 26 सितंबर जो है, 26 तारीख इनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म होता है। एक गांव है जो पंजाब में पड़ता था। मित्रों, ये जो पंजाब है, ये पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ तो इनका जो परिवार था वो परिवार यहाँ इस पाकिस्तान को छोड़कर और भारत में आ जाता है। साथियों, इनके पिता गुरुमुख और माता अमृत कौर थी। साथियों, इनका जो विवाह हुआ वो गुरुशरण कौर के साथ इनका विवाह हुआ और इनके विवाह से 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। 3 पुत्रियां इनके संतान के रूप में हैं। शिक्षा की मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने शिक्षा के रूप में जो अंतिम डिग्री प्राप्त की वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। अर्थात इन्होंने अर्थशास्त्र विषय पर विशेष और गहन अध्ययन अपने जीवन काल में किया। अगर हम लोग इनके जीवन परिचय से आगे बढ़े तो इस जीवन परिचय से आगे बढ़ने के पश्चात हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक करियर के बारे में। जी हाँ, इन्होंने अपना जो व्यावसायिक जीवन शुरू किया। साथियों, ये जो क्लास अपनी होने वाली है ये राजस्थान में आरएएस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, उन सभी के लिए भी बराबर रूप से ये उपयोगी साबित होगी। साथ ही जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन के हर पहलू को जानना चाहता है उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इनके जीवन की शुरुआत करें तो प्रारंभिक करियर के रूप में इन्होंने क्या कार्य प्रारंभ किया, वहां से हम लोग बात को शुरू करते हैं। मित्रों, अगर प्रारंभिक करियर की शुरुआत की जाए तो इन्होंने अपना जो व्यावसायिक जीवन है वो व्यावसायिक जीवन की शुरुआत 1957 से की। 1957 में, अर्थात इनको प्रारंभिक समय में पढ़ाने का बड़ा शौक था। शिक्षक के रूप में ये प्रख्यात हुए और इन्होंने प्रोफेसर के रूप में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपना पहला कार्य प्रारंभ किया। इनके अर्थशास्त्र विषय में विशेष रुचि और गहन इनका जो तजुर्बा था, उस तजुर्बे के आधार पर 1971 में भारत सरकार में इनको वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर इनको नियुक्त किया। जी हाँ, इन्होंने अपना जो दूसरा करियर शुरू किया वो किया आर्थिक सलाहकार के रूप में और वो प्रारंभ किया था वाणिज्य मंत्रालय में। जब वाणिज्य मंत्रालय में इनका काम बहुत अच्छा चला, इनकी सलाह पर बहुत अच्छे काम होने शुरू हुए, तो अगले ही साल 1972 में इनको वित्त मंत्रालय में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार
इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर क्या दे दिया गया, नियुक्ति दे दी गई। मित्रों, पर इनका जो आर्थिक जीवन था, इनकी अगर मैं बात करूं तो मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है, मनमोहन सिंह का जो जीवन है, वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा आर्थिक सुधारों के प्रणेता के रूप में ये प्रख्यात है। मित्रों, आर्थिक सुधारों के प्रणेता कैसे बने, इनको भी आप देखते चलिएगा। तो इन्होंने 1972 में वित्त मंत्रालय में नियुक्ति प्राप्त कर ली। वित्त मंत्रालय में नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात इनके आर्थिक सुधारों को देखते हुए, इनकी इकोनॉमिक्स पर विशेष पकड़ को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1982 से 1985 के बीच इनको रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पर प्रतिस्थापित किया। साथियों, ये भी ध्यान रखना, आगे जाकर कालांतर में ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा मतलब नोट पर भी इनके हस्ताक्षर हैं। और आपको पता होगा कि गवर्नर के हस्ताक्षर नोट पर चलते हैं, क्योंकि ये गवर्नर रहे हुए हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री भी बने जिनके हस्ताक्षर नोटों पर हैं। तो मैं बात को वापस लाता हूं, 1982 से 1985 तक ये रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। साथियों, आगे मैं बात करूं इनके करियर की, तो इन्होंने 1986 से 1990 तक योजना आयोग, जी हाँ, योजना आयोग जो आजकल बंद हो गया है, योजना आयोग की जगह अभी वर्तमान में ले लिया है नीति आयोग ने। तो योजना आयोग जो चलता था, इसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता था, और इसका जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष किसी अच्छे अर्थशास्त्री को बनाया जाता था। जैसे नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष बने थे वो अरविंद पनगड़िया बने थे। कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। वैसे ही यहाँ पर योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो भी मनमोहन सिंह को अपनी योग्यताओं के आधार पर बनाया गया 1986 से 1990 तक। एक बात आप दोबारा देख लीजिएगा, 1957 में करियर शुरू किया, 71 में ये आर्थिक सलाहकार बने, 1982 से 1985 तक ये गवर्नर रहे। ये तैयारी करने वाले बच्चों के लिए विशेष तथ्य है, गवर्नर के रूप में मतलब किस किस भूमिका पर ये रहे थे। आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस भूमिका पर नहीं रहे ये पूछा जाता है। तो यहां पर गवर्नर भी रहे थे, और ये वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे थे, वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रहे थे। साथियों, ये तो बात आती है इनके व्यावसायिक जीवन की। अब असली कहानी शुरू होती है यहां से। 1990 तक का जो सफर था इनका वो बहुत अच्छा रहा, और अर्थशास्त्र के में जो इनको विशेष ज्ञान था उस ज्ञान के आधार पर इन्होंने भारतवर्ष में अपना लोहा मनवाया। साथियों, ये 90 का जो दशक था, ये 90 का जो दशक था, 1990 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। इस समय भारत में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। भारत में मैं बात करूं तो वित्तीय स्थिति बड़ी खतरनाक दौर से गुजर रही थी। भारत में इस समय 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, और नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। 1991 से 1996 तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। मित्रों, वहां से नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें कोई एक ऐसा व्यक्ति वो देख रहे थे जो कोई ऐसे आर्थिक सुधार करने में कामयाब हो जिससे भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को वापस से तराया जा सके। और मित्रों, जो नरसिम्हा राव है उनकी जो आखिरी खोज खत्म हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आकर। जी हां, और यहीं से शुरुआत होती है डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर। मित्रों, इनकी जो राजनीतिक पारी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वो प्रारंभ होती है 1991 से। जी हां, 1991 में नरसिम्हा राव जो कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की योग्यताओं का आकलन करते हुए और इन्हें भारत का वित्त मंत्री नियुक्त करते हैं। साथियों, इनको भारत का वित्त मंत्री तो बना दिया जाता है, परंतु उस समय ये अब वित्त मंत्री बनने के लिए या कैबिनेट मंत्री बनने के लिए आपको पता है, स्टूडेंट्स को इस बात का पता है कि संसद के दोनों सदनों में से, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। परंतु आपको यह भी पता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। और मित्रों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मंत्री बना दिया गया और मंत्री भी दे दिया गया वित्त का प्रभार।
वित्त मंत्री के रूप में 1991 में अपनी पारी शुरू करते हैं। अब इनको सेट कैसे किया जाए, इनको राज्यसभा या लोकसभा में कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो मित्रों, क्योंकि उस समय चुनाव हो चुके थे तो लोकसभा की तो सदस्यता इनकी हो नहीं सकती थी। अगर हो तो कहीं ना कहीं उपचुनाव करवाए जाएं, उपचुनाव में हो सकता है इनको जीत नहीं मिले। तो इसीलिए जो नरसिम्हा राव सरकार थी उन्होंने इनको राज्यसभा में इनको सदस्य के रूप में नामित करते हुए और इनकी राजनीतिक पारी शुरू की। मित्रों, 1991 में मैंने बताया कि भारत सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया और इनको 1991 में ही राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। मित्रों, ऐसी पारी शुरू हुई 1991 में कि 1991 से शुरू होकर 2024 तक इनकी पारी चलती रही। 2024 तक लगातार ये राज्यसभा के क्या रहे, सदस्य। देखो, एक बार 2004 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था दिल्ली से, परंतु उस लोकसभा के चुनाव में ये हार गए थे। ध्यान रखना, ये भी एक अच्छा फैक्ट है। एक ही बार जीवन में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था दिल्ली से, परंतु उस चुनाव में इनको पराजय मिली थी और इसके पश्चात ये लगातार राज्यसभा के सदस्य नामित होते रहे और इनको राज्यसभा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो इनको राज्यसभा भेजती रही। साथियों, अगर मैं बात करूं तो पहली बार 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये राज्यसभा सदस्य नामित हुए। और ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्य पूरे जीवन भर ये 2 जगहों से राज्यसभा सदस्य रहे। अच्छा, मैं बात करूं राज्यसभा सदस्य की, तो एक तो ये ध्यान रखना इनका कि राज्यसभा सदस्य ये टोटल 6 बार, कितनी बार, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, टोटल 6 बार राज्यसभा के क्या हुए, ये सदस्य बने। और 6 बार की भी बात करूं मैं तो इनमें से 5 बार, इसमें से 5 बार ये सदस्य कहां से चुने गए, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है आरएएस के लिए। ये जो 5 बार सदस्य बने वो असम से बने थे। असम में पहली बार 1991 में असम से बने थे और आखिर में 2019 तक इनको असम से ही राज्यसभा सदस्य बनाया गया। परंतु 2019 में परिवर्तन किया गया और 2019 में इनको जो राज्यसभा सदस्य बनाया गया, 2019 में जो इनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया वो बनाया गया राजस्थान से। कहां से बनाया गया, राजस्थान से। और अप्रैल, आखिरी में इन्होंने अप्रैल 2024 तक राजस्थान से ये राज्यसभा सदस्य थे। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा आप ध्यान रखना कि इन्होंने जो अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था वो राज्यसभा से किया था और राज्यसभा में ये कुल मिलाकर 6 बार राज्यसभा सांसद के रूप में ये नियुक्त किए गए। 6 बार जो राज्यसभा सदस्य रहे उनमें से 5 बार तो असम से रहे थे और 1 बार राजस्थान से रहे थे। आखिरी बार में जो राज्यसभा सदस्य थे वो राजस्थान से थे। हाल ही में अप्रैल 2024 में ये आखिरी इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो मित्रों, यहां से पारी शुरू होती है भारत के वित्त मंत्रालय से, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के। आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कल 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। तो हम लोग जान रहे कि इस भारत को, वो वीर सपूत बेटा, इस भारत को क्या उपलब्धि देके गया, हर एक कहानी को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत के वित्त मंत्री तो बन गए, पर वित्त मंत्री के रूप में उन्हें आर्थिक सुधारों का प्रणेता क्यों कहा गया। बात यहां से शुरू हुई थी कि आखिर उन्होंने ऐसे क्या कदम उठाए भारत में जिससे कि 90 के दशक में डूबती हुई अर्थव्यवस्था एक बार फिर से तैर गई। एक छोटा सा कदम डॉक्टर मनमोहन सिंह का और उसने स्थितियां बदल कर रख दी। ध्यान से समझिएगा मित्रों, वित्त मंत्री के रूप में इनकी जो उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात मित्रों, मैंने बताया कि जो नरसिम्हा राव थे वो बड़े चिंतित और बड़े परेशान थे कि यार मुझे कोई ऐसा वित्त मंत्री चाहिए जो वर्तमान में भारत की स्थिति को सुधार सके और इस आर्थिक जो कंडीशन खराब है इससे उबार सके। मित्रों, उसी दरमियान आपके वित्त मंत्री नियुक्त हो चुके थे, कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना बजट बनाना शुरू किया। बजट बनाकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस बजट को नरसिम्हा राव के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो नरसिम्हा राव उस बजट से प्रसन्न नहीं होते और उसको साइड में फेंक देते हैं। मनमोहन सिंह को लगता है कि यार बजट में कोई ना कोई कमी है। एक बार फिर से प्रयास करते हैं और लगभग 18,000 शब्दों में अपने हाथों से स्वलिखित एक बजट तैयार करते हैं और मित्रों उस बजट को पेश करते हैं 24 जुलाई 1991। डेट याद रखना मित्रों, ये 24 जुलाई की डेट है जिसने भारत ने समूचे विश्व में भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को वापस एक बार गति दे दी थी। ऐसा क्या हुआ था कि इस बजट में, समझिए 24 जुलाई 1991 को जो ये बजट जारी किया, इस बजट में मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया।
पहली बार भारत में ऐसा प्रयोग हो रहा था। आर्थिक उदारीकरण की नीति क्या होती है? आर्थिक उदारीकरण क्या चीज है, ये समझना पूरी चीज को। आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत इन्होंने पहला काम तो क्या किया कि देश में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। कौन से राज को खत्म कर दिया? लाइसेंस राज। आखिर समस्या क्या थी? क्या था ये लाइसेंस राज? तो देखो, उस समय मैं बात करूं तो 1950 से ये दौर शुरू हो गया था और लगभग 1991 तक लगातार जारी रहा। जो लाइसेंस राज है, इसमें क्या करना होता था कि अगर कोई बाहर की विदेश की कंपनी है, अगर मान लो वो भारत में अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, कोई निवेश करना चाहती है, तो उसको भारत सरकार से क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था बाकायदा। और मित्रों, जो लाइसेंस लेने की पद्धति थी, प्रक्रिया थी ना, ये इतनी जटिल प्रक्रिया थी साथियों, जिससे कि विदेशी जो लोग थे जो भारत में निवेश करना चाहते थे वो घबरा जाते थे और निवेश ही नहीं करते थे। इसकी वजह से भारत की जीडीपी लगातार गिरती जा रही थी और भारत में आर्थिक संकट पैदा होता जा रहा था। परंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया, मतलब लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया। और लाइसेंस प्रणाली को जो ही खत्म किया तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है समझिएगा आप लोग। मित्रों, जो ही आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया और भारत में विदेश से जो लोग थे, जो भारत में अपना निवेश करना चाहते थे, भारत में अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों ने खुले दिल से विदेशी निवेशियों के लिए यहां पर क्या खुल गए? दरवाजे खुल गए। मतलब विदेशियों ने यहां पर भरपूर मात्रा में निवेश किया और देखते ही देखते जो निवेश था यहां का, वो 5 गुना, 8 गुना और 10 गुना तक बढ़ गया मात्र 1 वर्ष में। साथियों, इसका परिणाम ये रहा कि भारत की जो जीडीपी है उसमें जबरदस्त वृद्धि हुई। और अगर मैं बात करूं तो भारतीय जो बाजार है उसमें विदेशी निवेश लगातार बढ़ता चला गया। मित्रों, ये वो समय था, ये वो क्षण थे, ये वो पॉइंट्स थे जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक नीतियों का उदारक, अर्थव्यवस्था का सुधारात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति के रूप में पूरे विश्व में पहचान दिलाई। एक छोटा सा मूवमेंट था जिसने मनमोहन सिंह को पूरे विश्व में ख्याति दिला दी और देखते ही देखते भारत जो बुरी स्थिति में फंसा हुआ था उससे निकल जाता है। साथियों, आगे बढ़ता हूं मैं और आगे बढ़कर मैं बात करता हूं कि अब धीरे धीरे दौर बढ़ता गया, धीरे धीरे समय आगे निकलता गया। 1996 तक इन्होंने वित्त मंत्रालय में अपनी भूमिका निभाई। उसके पश्चात जो सरकार परिवर्तित हुई और एक बार फिर से 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिलता है और जो यूपीए है, यूपीए नाम से अलायंस करके विभिन्न पार्टियों से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनाने का प्रयास करती है। परंतु मित्रों, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षा थी वो थी श्रीमती सोनिया गांधी, जिससे कि उस समय बहुत सारी धमकियां मिली हुई थी अलग अलग चीजों से। मतलब क्योंकि सिख दंगों ने कांग्रेस को हिलाकर रख रखा था और काफी धमकियां ऐसी थी कि अगर गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी धमकियां उस समय वायरल थी। सोनिया गांधी अपने विवेक का प्रयोग करती है और एक ऐसे व्यक्ति को उस समय प्रधानमंत्री पद का ऑफर देती है जो आर्थिक उदारवादी नीतियों का प्रवर्तक था। जी हां साथियों, और यही वो समय था, यही वो क्षण था जिस समय एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले एक सामान्य परिवार में जन्मे बालक अब एक ऐसे पद पर बैठने वाले हैं जो भारत का राजनीति में सबसे बड़ा पद था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री। और साथियों, 2004 में पारी शुरू होती है मनमोहन सिंह की भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। जी हां, 2004 में मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह शपथ लेते हैं। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। इससे पहले जो नेहरू जी के सामने ये रिकॉर्ड था और इनके बाद में अब नरेंद्र मोदी भी 2 बार से अधिक क्या रह चुके, प्रधानमंत्री रह चुके। तो मित्रों, एक तो 2004 से 2009 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था और एक 2009 से 2014 के मध्य इनका क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। 2014 में सत्ता में एक बार बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी थी उस भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में क्या बनी थी, सरकार बनी थी। 2019 में दूसरी बार, 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में केंद्र में है। तो मित्रों, नरेंद्र मोदी से पहले जो 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया
वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मित्रों, अब मैं कड़ी को आखिरी में पहुंचाता हूं और बात करता हूं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के। जो बच्चे स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। मित्रों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो रहा, इसका मैंने एक चीज सबसे पहले बताई, वित्त मंत्रालय के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी उसका पूरे विश्व भर में स्वागत हुआ, विश्व भर में इनका गुणगान हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में भी इनके बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जिन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। मित्रों, मैं दो चार बड़े फैसलों की बात करता हूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर मैं दो चार बड़े फैसलों की बात करूं तो सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त जो फैसला था इनका वो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। जी हां, उस समय बेरोजगारी का आंकलन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई थी कि गांव में चारों तरफ रोजगार की हालात खराब थे। साथियों, ऐसी स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए नरेगा, एक नरेगा स्कीम लेकर आए और इस स्कीम के तहत इन्होंने बाकायदा गारंटी दी हर भारत के नागरिक को कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की। तो ऐसा प्रयोग पूरे विश्व में पहली बार हुआ था कि रोजगार देने की भी कोई सरकार गारंटी दे रही हो। और मित्रों, अगर मैं बात करूं रोजगार की गारंटी की तो उस समय जो न्यूनतम मजदूरी रखी गई थी वो 220 रुपए न्यूनतम मजदूरी रखी गई थी। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले, वर्तमान में इसका नाम बदला गया था 2009 में और कर दिया गया था मनरेगा। जो मनरेगा था उसमें अब वर्तमान में 289 रुपए 289 रुपए वर्तमान में क्या है, इसकी दैनिक मजदूरी है। अगर बात करूं मैं आपके नरेगा की तो नरेगा 2 फरवरी 2006 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ध्यान रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के द्वारा जो स्थापित था ये, इसको लागू कब किया गया था, 2 फरवरी 2006 में। एक और जबरदस्त योजना जो इनकी रही मित्रों वो रही आधार कार्ड। देखो, शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ था आधार कार्ड का, बहुत बड़े पंगे हुए थे आधार कार्ड को लेकर, पर वर्तमान में एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन आपका, एक ऐसा आपका मैं कह सकता हूं कि पहचान पत्र जो कि लगभग हर कार्यों में यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो जो यूडीआई द्वारा जो बनाया गया आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड क्या है, एक तो 12 अंकों का ये यूनिक आईडी नंबर है। ध्यान रखना, कितने अंक होते हैं आधार कार्ड में, 12 यूनिक आईडी नंबर होते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2009 में हुआ था। कब हुआ था, 2009 में। एक इसकी योजना ये अभी हाल ही में ये भी बड़ी चर्चित है क्योंकि इसको लेकर बड़े परिवर्तन किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको अपन लोग आरटी के नाम से जानते हैं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही दूरगामी सोच का परिणाम था, जिसे 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतवर्ष में क्या किया गया था, लागू किया गया था। मित्रों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ध्यान रखना 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उन बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या है, प्रावधान है। तो मित्रों, अगर मैं इसके अलावा और बात करूं तो आरटीआई, अगर मैं और बात करूं तो आरटीआई भी किसकी देन मानी जाती है, आपके मनमोहन सिंह के, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो सौगातें हैं वो इस देश को, भारत के इस वीर सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दी गई। मित्रों, इस मनमोहन सिंह की उपलब्धियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। और पुरस्कारों की बात करूं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार था वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण 1987 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। मित्रों, इसके अलावा इनको 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1956 में मैंने बताया इनको कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का इनको एडम स्मिथ पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इस प्रकार से मित्रों, आपने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इन्होंने अपना जो जीवन था वो सारा जीवन अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द व्यतीत किया। मैं संपूर्ण भारतवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और हम लोग आशा करेंगे कि इस युवा पीढ़ी द्वारा भी ऐसे अर्थशास्त्री द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखी जाए। नमस्कार, पुनः आप सभी साथियों को जय हिंद।